हेलो हेलो दोस्तों, हम फिर से पढ़ने जा रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेस। ठीक। तो हम नेचर के बारे में पढ़ रहे थे और थोड़ा टेक्निकल वजह से कारण वीडियो मेरे को स्टॉप करनी पड़ी। ठीक। तो सबसे पहले हम नेचुरल रिसोर्स पढ़ रहे थे। रिसोर्सेस का हमने बताया कि ये किस तरह हमने एक्सेसिबल बनाया, ये किस लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में हम दोस्तों ये पढ़ने जा रहे हैं कि ये रिसोर्सेस हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक। जो भी हमें नेचर ने दिया है, जितना भी हमारे पास अवेलेबल है, वो हमारे इन्वायरमेंट ने हमें दिया है। ठीक है। एवरीथिंग विच आर बी अवेलेबल टू आवर इन्वायरमेंट विच सेटिस्फाई आवर नीड्स, जो हमारी आवश्यकताओं को क्या कर रहा है, पूरी कर रहा है। ठीक है। जो हमारे पास अवेलेबल है, जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है, इट इज़ अ टेक्निकल एक्सेस एंड इकोनॉमिकल फ्लेक्सिबल। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम इनको इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे। ठीक। अब हम ये बताएंगे नेचुरल रिसोर्स क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्स क्या है, बायोलॉजिकल क्या है। तो वाइल्ड लाइफ के बारे में क्या है, वाइल्ड लाइफ में आपको जो जंगली जानवर वगैरह मिलते हैं, है ना, हम सारे जो हैं वो इकोसिस्टम के पार्ट हैं, ये आप लोगों को पता होगा। तो रिसोर्सेज दो टाइप के होते हैं, एक नेचुरल, एक ह्यूमन। ह्यूमन रिसोर्स कौन से होते हैं? दोज रिसोर्सेज विच आर गिवन बाय द ह्यूमन टू सेटिस्फाई अवर नीड्स। तो इनको अगर मुझे अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करना है तो हमारे पास दो टाइप है, एक स्ट्रक्चर और एक इंस्टीट्यूशन। स्ट्रक्चर मतलब मेरे पास मशीन्स हैं, मेरे पास फैक्ट्रीज हैं, तो इनको मैं अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए मैं इनका यूज़ कर रहा हूँ। ठीक। दूसरा, मुझे ये पता होना चाहिए कि भाई इन रिसोर्सेज की क्वांटिटी कितनी है, हाउ मच क्वांटिटी, और उनकी क्वालिटी क्या है ना। अगर मुझे इनकी क्वांटिटी और क्वालिटी पता होगा तो मेरे रिसोर्सेज में इनको निकालने में मुझे जितना खर्चा आएगा, वो खर्चा मेरे पास में वापस आ जाएगा, है ना। इन रिसोर्सेज का मैं इस्तेमाल करके अपनी नीड्स को और इस खर्चे को मैं वापस से हासिल कर सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये किस लिए क्या क्या काम आता है, इन सब के बारे में जान सकते। तो दो प्रकार के, एक स्ट्रक्चर यानी हमारे पास इंस्टीट्यूट, फैक्ट्री वगैरह सारी चीज़ें होनी चाहिए। दूसरी क्वांटिटी और क्वालिटी। तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरे पास हाउ मच क्वांटिटी अवेलेबल है। अगर मुझे ये पता है कि मेरे पास 100 मिलियन टन है, 1 लाख किलोमीटर टन है ना, तो जिससे मैं अपनी आवश्यकताओं को, नीड्स को क्या कर सकता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा पूरी कर सकता हूँ। ये यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे दोस्तों, इनको हमने किस तरह क्लासिफाइड करते हैं। तो सबसे पहले मैं बायोटिक रिसोर्स के बारे में पढ़ रहा हूँ, यानी बायोटिक मतलब जो बायो से रिलेटेड है, बायोडिग्रेडेबल है, यानी जो लिविंग है वो क्या है, बायोटिक। यानी दोस्त रिसोर्सेज विच आर लिविंग इज कॉल्ड है बायोटिक रिसोर्सेज, एंड दोस्त रिसोर्सेज विच आर नॉट लिविंग इज कॉल्ड है अबायोटिक रिसोर्सेज। तो हमने ये कौन सी बेसिस पे पढ़ा, उनके ओरिजिन के बेस पे किए। उनके ओरिजिन के बेस पे हमारे पास दो है, एक बायोटिक, अबायोटिक। ठीक है। और दोनों एक्सक्लूटिव यानी वो जल्दी से कितने खत्म होते हैं। तो ऐसे रिसोर्सेज जो रिन्यू हो जाते हैं शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, उनको हम रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। मैंने पहले भी आप लोगों को इसके बारे में पढ़ाया है। ठीक। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कौन से होते हैं? दोज रिसोर्स विच आर नॉट रिन्यू इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। क्लियर हो गया? ठीक है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे जो रिसोर्स है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ठीक। ओनरशिप की बेसिस पे सबसे पहले है इंडिविजुअल रिसोर्स। तो इंडिविजुअल रिसोर्सेज कौन से हैं? दोज रिसोर्स विच आर भी, है ना, ओन बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल पर्सन। प्लॉट हो गया, अपना घर हो गया, अपना प्लाट हो गया, ये सारे कौन से रिसोर्सेज में आते हैं? इंडिविजुअल रिसोर्सेज में। फिर इसके बाद में हमने कम्युनिटी के बारे में पढ़ा। तो दोज रिसोर्सेज, है ना, विच आर बिलोंग टू स्पेशल कम्युनिटी इज कॉल्ड है कम्युनिटी रिसोर्सेज। ठीक है। इसके बाद में हमने नेशनल रिसोर्स। तो नेशनल रिसोर्स कम्युनिटी के बारे में आपको पता होगा, जैसे पॉइंट है, चीज़ें हैं, है ना, जो हमारी आवश्यकताओं को सेटिस्फाई कर रही। नेशनल रिसोर्सेज कौन से? वो रिसोर्सेज जो हम, जितने भी रिसोर्सेज हैं चाहे किसी भी प्रकार के हैं, वो सारे हमारे नेशनल से बिलोंग करते हैं। ठीक है। तो जो 22 नॉटिक माइल्स के नीचे जितनी भी चीज़ें होंगी वो किसकी है बेटा? नेशन की है। वो किसकी है? नेशन की। इनको नेशनल रिसोर्स कहते हैं। इंटरनेशनल रिसोर्स कौन से हैं? वो रिसोर्सेज जो जिन पे कमांड किसकी रहती है? इंटरनेशनल कम्युनिटी की। अगर मुझे यहाँ से कुछ भी एक्सट्रैक्शन करना है, कुछ भी चीज़ें निकालनी है, तो मुझे किससे परमिशन लेनी पड़ेगी? इंटरनेशनल कम्युनिटी से। ठीक है। अब हम डेवलपमेंट के हिसाब से देखें, पोटेंशियल रिसोर्स, डेवलप स्टॉक्स एंड रिजर्व्स। तो पोटेंशियल की हमारे पास पोटेंशियल है,
है ना, हमारे पास ये रिसोर्सेज हैं, ठीक है, जिसको अभी तक हम निकाल नहीं पाए हैं। जैसे हमारे पास पानी बहुत है ना, इससे पानी से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन हम कर नहीं पाए। दूसरे डेवलप रिसोर्सेज, हमारे पास मशीन्स, टेक्नोलॉजी, सारी चीज़ें अवेलेबल है जिससे हम ये रिसोर्सेज को डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में हमने ये पढ़ा कि हमारे पास टोटल क्या है अवेलेबल है, स्टॉक्स वगैरह अवेलेबल हैं, ठीक है। डेवलप है, हमारे पास मशीन टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल करके हम अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं, ठीक है। स्टॉक क्या होता है, सबसेट है। किसका सबसेट है, ऐसे रिसोर्सेज जिसको पता है कि हमें इस्तेमाल करना है, हमारी नीड्स यूजफुल हो सकती है, लेकिन अभी हमने उनको रखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे कि बेटा डेवलप रिसोर्स कौन से होते हैं, ठीक है। डेवलप रिसोर्स कौन से होते हैं इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो डेवलप रिसोर्स से पहले मैं आपको ये सब बताता हूँ कि ये सारे जितने भी रिसोर्स हैं वो मदर नेचर ने हमें अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए दिए। लेकिन किसी भी चीज़ को आप हद से ज़्यादा इस्तेमाल करोगे तो वो आपको पोल्यूशन वगैरह यानी दूसरी समस्याओं के साथ भी हमें गुजरना पड़ेगा। तो रिसोर्स क्या है, हमारे सर्वाइवल के लिए, है ना, हमारे सर्वाइवल के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो हमें ज़रूरत क्या है कि हमें इनको इस तरह इस्तेमाल करें क्योंकि हमारी नीड्स सेटिस्फाई हो गए और हमारा जो इन्वायरमेंट है वो भी क्या रहे, बचा रहे, ठीक है। हमें इनको इस तरह इस्तेमाल करना चाहिए। सॉरी। तो ये क्या है, हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये क्या है, डेप्रिसिएट होते जा रहे हैं और इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो रिसोर्स है, जिनके पास अगर संसाधन है, अगर मैं किसी कंट्री का नाम, जैसे आपने दुबई का नाम सुना होगा, आपने अरब कंट्रीज़ का नाम सुना होगा, आपने क्यूबा वगैरह का नाम सुना होगा, या जितने भी अमीर ये छोटे छोटे देश हैं, है ना, वो उनके अमीर होने की वजह क्या है, क्योंकि वहाँ पे जो पेट्रोल है वो अबंडेंस रूप में अवेलेबल है। क्या अवेलेबल है, पेट्रोल अबंडेंस रूप से इस्तेमाल है, या वो रिसोर्सेज है ना जो एनर्जी की डिमांड्स को बहुत जल्दी पूरी करते हैं, ठीक है। तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं, ये बेहतर से इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन इनके इस्तेमाल से और तो एक है कि मेरे पास अगर रिसोर्सेज है तो मैं अमीर बनता जाऊंगा, और जिसके पास रिसोर्स नहीं है वो गरीब होता जाएगा। तो मैं कहना चाहता हूँ गरीब और अमीर के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। आगे हम देखेंगे कि जो रिसोर्स है वो सोसाइटी के फ्यू हैंड्स के लोगों के पास है, यानी कुछ ही लोगों के पास इनके अधिकार है, बाकी लोगों के पास इनके कोई अधिकार नहीं है, ठीक है। नेचर ने हमारे साथ कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं किया, उसने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया। लेकिन डिफरेंस कहाँ आ गया कि जिसके पास ये रिसोर्सेज हैं वो अमीर बनते जा रहे हैं, और जिस लोगों के पास ये रिसोर्सेज नहीं है वो गरीब थे, गरीब हैं, गरीब होते चले जा रहे हैं, ठीक है। अब इनका हम जितना ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं वो नेचर को हम क्या दे रहे हैं, पॉल्यूशन दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, पॉल्यूशन, जिससे आपने देखा होगा चारों तरफ पॉल्यूशन फैलता जा रहा है, हमारा जो ओजोन लेयर है वो डिप्लीट होता जा रहा है, हमारे स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, इकोलॉजिकल क्राइसिस बढ़ते जा रहे हैं, ओजोन लेयर डिप्लीट हो रहा है, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन बढ़ रहे हैं, लैंडस्लाइडिंग हो रही है ना, यानी ग्लोबल वार्मिंग को हमने न्योता दे दिया, ठीक है। तो अगर हम इनका इसी तरह इस्तेमाल करते जाएंगे तो हमारा इन्वायरमेंट तो पॉल्यूट होगा ही होगा, और साथ में आने वाली बहुत सारी समस्याओं को हमें फेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा, है ना। रिसोर्सेज का हमें किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए, है ना, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन है ना। तो अगर हमें अपनी लाइफ में सस्टेन करना है, आगे बढ़ना है, तो हमें अपनी नीड्स भी फुलफिल करनी है ना। कि भाई अगर मैं ये कहूँगा भाई रिसोर्स आज इस्तेमाल करना बंद करो, पॉल्यूशन बचा दो, तो किसी भी कंट्री की इकोनॉमी चीज़ें सारी क्या हो जाएगी, डिसबैंड हो जाएगी, ठीक है। तो आपको प्रोग्रेस करना है, आपको अमीर बनना है, या आपको इस इन्वायरमेंट में रहना ही है, तो आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी। अगर ये रिसोर्सेज नहीं हुए तो हमारे आने वाले समय में हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना होगा। यानी मैं कहना ही चाहता हूँ कुल मिला के कि हमें पता है कि इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है, लेकिन हमारे पास एनर्जी रिसोर्स कोई दूसरा नहीं है। तो जब तक हमारे पास इसका दूसरा इंतज़ाम नहीं होता तो तब तक हमें इनका इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन हम इनका इस तरह इस्तेमाल करें कि हमारा इन्वायरमेंट वो पोल्यूट हो रहा है लेकिन वो कम से कम हो, ठीक है। अगर वो कम से कम होगा तो हमें
ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी नहीं पड़ेगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा। तो इससे पहले हम आगे बढ़ें, ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हम पढ़ लेते हैं, वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना। इसको हिंदी में बोलते हैं सतत पोषणीय विकास। क्या बोलते हैं दोस्तों? सतत पोषणीय विकास। तो पहले ये समझे सतत पोषणीय विकास की हमें ज़रूरत क्या पड़ी, हमें ऐसी मीटिंग्स की क्या ज़रूरत पड़ी। तो मैंने अभी बताया कि इन्वायरमेंट बहुत तेज़ी से बिगड़ता चला जा रहा है, हम बहुत तेज़ी से पेड़ काटते जा रहे हैं, हमारी जो ओजोन लेयर है बहुत तेज़ी से डेप्लिसिट होते जा रही है, यानी हमें इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स क्या करनी पड़ रही है, फेस करनी पड़ रही है। तो समस्या हमारे सामने, तो सॉल्यूशन हमारे पास है। तो सॉल्यूशन क्या है कि रिसोर्सेज का हमें सस्टेनेबल ढंग से इस्तेमाल करना। भाई रिसोर्सेज का इस्तेमाल तो करना है, लेकिन हमें इस तरह इनका इस्तेमाल करें कि हमारी नीड्स तो पूरी हो जाए, लेकिन आने वाले जो बच्चों की या हमारे फ्यूचर जो जनरेशन आएगी उनकी नीड्स भी सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, और हमें कोई कंप्रोमाइज़ वगैरह न करें। तो सुंदर और साफ शब्दों में अगर कहूँ, व्हाट डू मीन बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन विच द सेटिस्फाई द प्रेजेंट नीड्स ऑफ द पीपल and without harming the future needs and damaging the resources। ठीक है, हम फ्यूचर नीड्स और रिसोर्स डैमेज किए बिना हमें क्या करनी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है। क्लियर है? ठीक है, ये पॉइंट आप सबको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में हम क्या पढ़ रहे हैं, रियो द जेनेरियो अर्थ समिट पढ़ रहे हैं 1992। ठीक, ये क्यों इम्पोर्टेंट है, ये पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। हर साल इसके कुछ ना कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, न केवल हाफ ईयरली में बल्कि फाइनल में भी, है ना। तो जून 1992 में रियो द जेनेरियो के बारे में पढ़ रहे हैं, जो ब्राज़ील में अर्थ समिट हुई थी। रियो द जेनेरियो एक जगह है, ठीक है, जो ब्राज़ील की है, जिसमें 100 जो स्टेट्स है, कंट्रीज़ है, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स है वो एक जगह इकट्ठे हुए। ठीक है, उन्होंने इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के बारे में बात की कि हमें किस तरह इन्वायरमेंट को बचाना। ठीक, तो मैं इसकी डिटेल्स दे देता हूँ। ये कब की बात है, इन जून 1992 की। कितने डेलीगेट्स आए थे बेटा? 100 डेलीगेट्स आए थे, 100 कंट्रीज़ के डेलीगेट्स आए थे। कहाँ इकट्ठा हुए थे? रियो द जेनेरियो में। कहाँ इकट्ठा हुए थे? रियो द जेनेरियो में। ठीक, ये रियो द जेनेरियो कहाँ पे है? ब्राज़ील में। कहाँ पे है? ब्राज़ील में। ठीक है, यहाँ पे क्या हुई थी? इंटरनेशनल अर्थ समिट हुई थी। क्या हुई थी? इंटरनेशनल अर्थ समिट। किस चीज़ के लिए इन्होंने बात की थी? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए। इसलिए बात की थी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए, और सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात हुई थी। कौन से लेवल तक? ग्लोबल लेवल तक। ठीक है, तो यहाँ पे डिक्लेयर किया था कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी होगी, है ना। इसमें क्या क्या हुआ कि जो फॉरेस्ट है, इन्वायरमेंट है, हमें उसको बचाना है और हमारी नीड्स को भी फुलफिल करना है ना, विदाउट हार्मिंग द एनी थिंग। आई बात समझ में? तो इस मीटिंग का जो मेन एजेंडा था, वो जो पैक्ट था, वो क्या साइन हुआ कि जो ग्लोबल प्रिंसिपल्स हैं, है ना, उनको क्या किया जाएगा? अडॉप्ट किया जाएगा। दूसरा क्या काम किया जाएगा? इन्वायरमेंट को क्या किया जाएगा? प्रोटेक्ट किया जाएगा। ठीक है ना, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की जाएगी, है ना। और जो प्रेजेंट जो इन्वायरमेंट प्रॉब्लम है उनको जल्दी से ज़्यादा एड्रेस किया जाएगा, उनको सुना जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम इस बात में, इस मीटिंग में क्या बातें निकल कर सामने आई वो पढ़ने जा रहे हैं, है ना, जिसको हम एजेंडा 21 के नाम से जानते हैं, है ना। रियो द जेनेरियो के बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस चैप्टर में वो एजेंडा 21 है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि ये कहाँ पे हुआ था, ब्राज़ील में होता है, कहाँ, किसमें, कौन से इसमें, रियो द जेनेरियो में होता है, कब हुआ था? 1992 में हुआ था, यानी सारे क्वेश्चंस का आंसर होना चाहिए। इसका मेन मकसद क्या था? इसका जो एम था, टू अचीविंग द ग्लोबल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो जितने भी ये पार्टिसिपेंट नेशन है, तो उनका सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एम अचीव करना था। दूसरा एजेंडा क्या था? जो इन्वायरमेंट डैमेज हो रहा है, इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स हो रही है, पॉवर्टी है, डिजीज़ है, तो म्यूचुअल रूप से यानी कोऑपरेटिव ढंग से उन चीज़ों से लड़ना है ना, और चीज़ें हासिल करनी है। ठीक है, और क्या बात हुआ था बेटा? रिस्पॉन्सिबल बेटा, ऑब्जेक्टिव वगैरह को अचीव करना है। तो ये किस में हुआ था बेटा? एजेंडा 21 में। ठीक है, तो एक बार हम थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं।
हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है कि अपनी नीड्स को भी हमें पूरी करनी है, बल्कि आने वाले लोगों की भी नीड्स को पूरी करना है, लेकिन किसको नहीं बर्बाद करना? इन्वायरमेंट को। ठीक है। एक तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए एक मीटिंग हुई, जिसको हम रियो द जेनेरियो कहते हैं। इसमें 100 कंट्रीज़ के जो डेलीगेट्स हैं उसने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है। तो इसमें किसको एड्रेस करना था? इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना था। और क्या करना था इसमें? दूसरा हमें ये देखना था कि दुनिया को जो ग्लोबल चेंज हो रहे हैं, है ना, उसमें तो इसमें एक पैक्ट साइन हुआ। उस पैक्ट को क्या बोलते हैं? एजेंडा 21। ठीक है। इस पैक्ट में क्या था कि हमें इकोनॉमिक प्रॉब्लम से लड़ना है। ठीक है। हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करना है। ठीक। इन्वायरमेंट जो डैमेज हो रहा है उनको हटाना है ना, पॉवर्टी वगैरह को ठीक करना है, और म्यूचुअल कोऑपरेट करना है हमें ईच अदर को। तभी जाके हम इन चीज़ों से, इन बुराइयों से लड़ सकेंगे। गॉट इट? ठीक है। आगे बढ़ें। अब हम रिसोर्स प्लानिंग करते हैं। पहले एक चीज़ समझें, प्लानिंग क्या होती है? प्लानिंग इज थिंकिंग अहेड, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, वेयर टू डू। ठीक है। तो आप हमारे भारत में अलग अलग रीजन्स पाए जाते हैं, अलग अलग जगह है, स्टेट्स हैं, सब की अपनी अपनी क्वालिटीज़ हैं, है ना। बहुत सारे स्टेट हमारे यहाँ पे मेटल्स मिलते हैं। जैसे एग्जांपल ले लें छत्तीसगढ़, है ना, झारखंड, मध्य प्रदेश, यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा मिनरल्स एंड कोल डिपॉजिट्स मिलेंगे। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में आपको जाओगे तो आपको सबसे ज़्यादा वाटर रिसोर्स मिलेंगे। ठीक है। राजस्थान में आप आओगे तो यहाँ पे आपको सोलर मिलेगी और विंड एनर्जी मिलेगी। ठीक। तो अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग क्वालिटीज़ हैं। ठीक। तो इनमें एक दिक्कत ये है कि कई जगह तो एकदम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप है, कहीं जगह कम है, कई जगह पानी बहुत ज़्यादा है तो कई जगह पानी है ही नहीं, है ना। तो इन सारी चीज़ों को हमें क्या करना है? बैलेंस करना है, कि इनका इस तरह इस्तेमाल करें कि ये बैलेंस हो जाए और सभी लोग अपनी अपनी आवश्यकता और अपनी अपनी नीड्स को क्या करें? फुलफिल कर लें। ठीक। जैसे कोल्ड डेजर्ट है जो हमारे पास लद्दाख में है। ठीक है। इसमें कल्चरल हेरिटेज है, हम इसका टूरिज़्म के लिए, इनका पानी नहीं है तो मिनरल्स के लिए, है ना, इस्तेमाल कर सकते हैं। भाई यहाँ पे पानी नहीं है, पानी के लिए हम उसके वहाँ पे वाटर रिजर्विस कराएं, उसको टूरिज़्म के लिए फेमस करें। इनका कल्चरल हेरिटेज बहुत फेमस है। ठीक है। जिस स्टेट के पास जो रिसोर्सेस है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे काम करना चाहिए। कल्चरल हेरिटेज है तो टूरिज़्म को बढ़ावा दो, मिलर्स वगैरह है तो वहाँ पे इंडस्ट्रीज वगैरह डेवलप करो, है ना। अबंडेंस ऑफ वाटर है तो डैम बना के दूसरी जगह वाटर सप्लाई करो। ठीक है। लेकिन इसके लिए सबसे ज़्यादा किसकी ज़रूरत होती है? मनी की। मनी के बाद किसकी ज़रूरत होती है? रिसोर्सेज की। मतलब सभी चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए, तभी हम आसानी से प्रोग्रेस कर सकेंगे। यहाँ तक की बात समझ में आई आप लोगों को? ठीक है। हम अब रिसोर्स प्लानिंग पढ़ेंगे इंडिया की। रिसोर्स प्लानिंग पढ़ेंगे इंडिया की। तो एक प्लानिंग जो होती है वो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है और कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें होती है? पहले सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे भाई इस जगह में कितने रिसोर्सेज मिल रहे हैं, इस रीजन में कितने रिसोर्स डेवलप हैं। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? मुझे सर्वे करना पड़ेगा। दूसरा क्या करना पड़ेगा? यहाँ की मैपिंग करनी पड़ेगी। तीसरा क्या देखना पड़ेगा? भाई इनकी क्वांटिटी कितने, क्वालिटी किस प्रकार की है। दूसरा क्या देखना पड़ेगा? क्वांटिटी देखनी पड़ेगी। फिर मुझे अपना बजट मैच करना पड़ेगा, एस्टिमेट करना पड़ेगा कि मेरे को इन सबको निकालने के लिए नुकसान हो रहा है या फ़ायदा हो रहा है। फिर मुझे क्या बनाना पड़ेगा? प्लानिंग बनाना पड़ेगा कि मुझे यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ लगानी है। ठीक है। इंडस्ट्रीज़ लगाने के लिए मैं अपने पैसे की व्यवस्था करूँगा और फिर ये देखूँगा कि मेरे पास टेक्नोलॉजी है या स्किल अवेलेबल है कि नहीं है। ठीक है। तो अगर स्किल वगैरह ये सारी चीज़ें मेरे पास अवेलेबल है, तब मैं नेशनल और स्टेट के डेवलपमेंट का प्लान एग्री करूँगा। यानी कहने का मतलब है